वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेभर सीरीज़ में आप लगातार बने हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने इस सीरीज़ का नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो शुरू किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, क्योंकि हम सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतंत्र राज्य है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम वैल्यू रखता है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी अहमियत इससे भी पता चलती है कि इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 56 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है और उसका चैप्टर 1 जो है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के बारे में, और उसमें प्रेसिडेंट का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 56 जिसमें बताया गया था प्रेसिडेंट के बारे में, उसके पावर्स के बारे में लेके। अब हम देखेंगे आज दो आर्टिकल को जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58। आर्टिकल 57 बहुत छोटा सा है और उसमें साफ साफ बात बोला गया कि प्रेसिडेंट को जो है री इलेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हमने 56 में देखा था कि इलेक्शन कैसे हुआ और इसको कैसे बनाया गया। अब हम देखेंगे कि री इलेक्शन कैसे होगा। तो आर्टिकल 57 साफ साफ कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है या प्रेसिडेंट के लिए जो भी कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन वो दोबारा लड़ सकता है, अनलेस कि वो कहीं पे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो। अगर वो कहीं पे भी सरकार की तरफ से कहीं काम कर रहा हो तो वो नहीं बन सकता है प्रेसिडेंट, और यही चीज़ है री इलेक्शन के लिए भी। अब आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 57 बहुत आसान है और री इलेक्शन में इतनी सी बात है कि आपको री इलेक्ट कैसे किया जाएगा, प्रेसिडेंट को री इलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि उसका इम्पीचमेंट नहीं हुआ हो या सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कानून के तहत से उसको बार्ड नहीं किया गया, रोका नहीं गया हो दोबारा कंटेस्ट करने के लिए। क्योंकि हम पहले भी आपको बार बार बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी इंसान दोबारा तिबारा या जब तक प्रेसिडेंट के लिए उसकी हैसियत है वो बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 57 में साफ बोला गया री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आगे हम बढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का चैप्टर 1 जो है उसका जो पार्ट है आर्टिकल 58 वो क्या बोलता है। तो आर्टिकल 58 बोलता है एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी हो जाता है उसका क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी। जैसे कि आपको IAS IPS बनना हो तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग एज, अलग अलग एग्जाम्स और वो सब दिया गया है जिसके हिसाब से वो क्वालिफाई करता है। उसी हिसाब से हमारे देश के प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है जो कि साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है, जिसमें बता दिया गया है कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ये सब चीज़ कोई इंसान पूरी कर देता है तो वो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसकी क्वालिफिकेशंस मान्य मानी जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 58 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब जब आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास या किसी भी इंसान के पास होना चाहिए वो है भारतीय नागरिकता, मतलब कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप पहली क्राइटेरिया तो आप पूरा कर जाते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आपकी उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए। 35 साल एक बेयर मिनिमम एज बताया गया है जिसके लिए जिस एज की उम्र पर, जिस एज की बेसिस पर कोई भी इंसान जो है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। उसके बाद जो आता है वो ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। अब लोकसभा जो है हमारे पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, निचला सदन हम कहते हैं, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका मेंबर बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल होना चाहिए। उसके बाद जो है ये है कि किसी भी कानून के जरिए से या किसी भी कोर्ट के जरिए से उस इंसान को 2 या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर उसको 2 या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, कोई भी कानून कार्यवाही नहीं चल रही है, तो वो एलिजिबल है, वो क्वालिफाइड है इंडियन इलेक्शन में, इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए। और लास्ट जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़े होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप कहीं भी ऐसे सरकारी काम में नहीं लगे हो जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा हो, आप बिल्कुल फ्री होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए। अब कुछ सवाल बनता है कि क्या होगा कि प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ही देश में रहे।
तो जी हाँ, जब तक प्रेसिडेंट का टेन्योर चल रहा है तो उनके लिए राष्ट्रपति भवन है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में स्थापित है, वहाँ पे उनको रहना पड़ता है जब तक का उनका टेन्योर है। 5 साल का टेन्योर होता है। उन 5 साल में उनके लिए वो ऑफिशियल रेजिडेंसी है, वो एक ऐसा जगह है जो उनको डेजिग्नेटेड करके दिया गया है प्रेसिडेंट को। फिर बात आती है कि क्यों ज़रूरी है कि इंडियन नागरिक ही हो, इंडियन सिटीज़न ही हो जो प्रेसिडेंट बने। अब आपका एक मुल्क है, आप अपने मुल्क की जिम्मेदारी किसी दूसरे मुल्क के रहवासी को नहीं दे सकते हैं। मतलब कि आपने किसी को अमेरिका से या कहीं से बुलाया और आप उसको कह दें कि आपके पास अमेरिकी नागरिकता है और आप हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मुल्क को चलाने के लिए उसी मुल्क के इंसान को होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं, वो आर्मी के हेड होते हैं। मतलब कि आर्मी का कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी कमांडमेंट देना हो, तो वो कमांडमेंट जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से। फिर सवाल बनता है कि अगर कोई इंसान प्रेसिडेंट बन गया तो क्या उसको उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, उसको हटाया जा सकता है जब उसके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया हो, महाभियोग चलाया गया हो और उस इम्पीचमेंट में ये चीज़ साबित कर दिया गया हो कि प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है या उन्होंने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और वो इम्पीचमेंट में सक्सीड कर गए। इस इम्पीचमेंट में ये बात साबित हो गई कि हाँ ये गलत है, तो उनको उनके ऑफिस से, उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इंडिया के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं चला है और ना ही उम्मीद है कि आगे भी ना किसी प्रेसिडेंट के ऊपर चले। उसके बाद अगला जो बात आता है ये है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने टाइम तक का होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो 5 साल का होगा और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आप देख सकते हैं। आर्टिकल वाइज में हमने बताया है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होगा। तो आज के वीडियो में हमने 2 आर्टिकल कवर किया। सबसे पहले हमने कवर किया आर्टिकल 57 जो कि बहुत छोटा था, उसमें साफ साफ बताया गया कि री इलेक्शन कैसे होगा। तो री इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाएं, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज जो है दिल्ली और पौंडीचेरी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो सब पार्टिसिपेट करती है किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और वो सब भी वापस दोबारा पार्टिसिपेट करती हैं री इलेक्शन में भी। और री इलेक्शन में साफ इतना ही बोला गया कि बस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, तभी जाके कोई इंसान री इलेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। फिर हमने बात किया आर्टिकल 58 में, जिसमें बताया गया कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी भी प्रेसिडेंट के बनने के लिए। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, लोअर हाउस जो है लोकसभा उसके लिए एलिजिबल मेंबर होना चाहिए जिसका 25 साल की उम्र है, और साथ ही साथ कानून के द्वारा से या कोर्ट के जरिए से उसके ऊपर कोई केस नहीं हो और या उसको सज़ा नहीं दी गई हो 2 या 3 साल से ज़्यादा की। ये सब बेसिक चीज़ है जो बताया गया कि इन हिसाब से कोई भी अगर इंसान इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करता है तो देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 57 और 58 समझ में आ गया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। आप हमारी वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं और क्यों ज़रूरी है समझना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन इन्फो हब।